निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम 12 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से, जो कि फ्रीडम, स्वतंत्रता और फोर्स्ड लेबर यानी कि बलात् श्रम, बेगारी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल की शुरुआत में लेखक ने बी आर अम्बेडकर को कोट करते हुए कहा है कि जब वो फंडामेंटल राइट के ऊपर नोट प्रिपेयर कर रहे थे, मौलिक अधिकार के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि संविधानों का पर्पस, लक्ष्य जो है वह राज्य की शक्तियों को सीमित करना होता है, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह संरक्षित हो सके, प्रिजर्व हो सके। जैसा हम जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में एक और बात कही थी कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वह उनके द्वारा अधिक शक्तिशाली के कम शक्तिशाली लोगों पर जो मनमाना रिस्ट्रेंट होता है, जो मतलब कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं लेस पावरफुल पर, उसको भी समाप्त करने की क्षमता जो है मौलिक अधिकारों में होनी चाहिए। तो मात्र राज्य की शक्तियां ही सीमित ना हो, बल्कि समाज में जो अधिक शक्तिशाली वर्ग है उसके द्वारा कम शक्तिशाली वर्ग के ऊपर भी मनमाना प्रतिबंध ना लग पाए, इसके लिए मौलिक अधिकारों का महत्व और भी है। जैसा हम जानते हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में, लेबर मूवमेंट्स का यानी कि श्रमिक आंदोलनों का काफ़ी बड़ा जो है सफल भूमिका रहा है, सक्सेसफुल उनका रोल रहा है। 1931 के 1931 के कराची डिक्लेरेशन घोषणा की बात करें और उससे संबंधित जो बिल ऑफ राइट्स 1931 कराची डिक्लेरेशन में जो जारी किए गए थे, उसमें श्रमिक के अधिकारों को सामान्य नागरिक अधिकारों के समकक्ष रखा गया था। यानी उन्हें इतना महत्व दिया गया था कि लेबर राइट्स को, जो सामान्य नागरिक अधिकार हैं जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूवमेंट की, आवागमन की स्वतंत्रता, तो वैसे सामान्य नागरिक अधिकारों के समकक्ष श्रमिक के अधिकारों को रखा गया था। आर्थिक स्वतंत्रता के ये सिद्धांत वर्तमान में भी हमारे संविधान में कई अंशों में शामिल हैं, कई रूपों में शामिल हैं। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम कहते हैं, या फिर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मौलिक अधिकारों में भी इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता के इन सिद्धांतों को हम पाते हैं। उदाहरण के स्वरूप में कि बेगार या फिर बलात् श्रम के अगर हम संबंध में बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 23 उसके संबंध में गारंटी यानी कि संरक्षण प्रदान करता है। राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर, यानी किसी को बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता, यह उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बेगार को प्रतिबंधित करता हुआ अनुच्छेद 23 संविधान का एक प्रकार से राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर को गारंटी करता है। एक महत्वपूर्ण बात जो आर्टिकल में यह बताई गई है कि कंपल्सन यानी कि बाध्यता मात्र एक भौतिक स्वरूप धारण नहीं करती, बल्कि एक सामाजिक या आर्थिक चरित्र भी उसका हो सकता है। जैसे यहाँ पर पोस्ट लेबर के अगर हम संदर्भ में बात करें तो हम समझते हैं कि किसी को फिजिकली या भौतिक शारीरिक रूप से मजबूर कर देना, लेकिन कई बार वैसी मजबूरियाँ, वैसे कंपल्सन्स सामाजिक और आर्थिक चरित्र के भी होते हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रकृति के भी होते हैं। जैसे अगर व्यक्ति कोई तथाकथित निचली जाति से आता है या व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है, तो वहाँ पर उसकी बाध्यताओं के स्वरूप और प्रकृति भी अलग अलग होती है, जो कि उसे किसी कार्य को करने पर मजबूर कर सकती है। तो सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टर भी होता है कंपल्सन्स का, बाध्यताओं का। आगे आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट केस का उल्लेख किया गया है, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने यह लैंडमार्क जजमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यह निर्णय दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बेगारी के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें एक राइट टू मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। फोर्स्ड लेबर के विरुद्ध जो अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 23 के रूप में शामिल हैं, उसमें यह सुनिश्चित, उसके अंदर यह अंतर्निहित है कि लोगों को एक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने यह भी नोट किया, न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कई बार जो प्रवासी और संविदा पर मजदूर होते हैं उनके पास कोई विकल्प, कोई चॉइस नहीं होता इसके सिवा कि जो काम उन्हें मिल रहा है वो काम करें। यानी काम का अधिक विकल्प न होने के कारण उनके समक्ष जो भी काम उन्हें मिलता है उसे करने के लिए वो बाध्य होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह
न्यूनतम वेतन कई बार नहीं पाते, जो कि उनके राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर का, यानी कि बेगारी के विरुद्ध जो उनके मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 के अपने फैसले में कहा था। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक परिस्थितियों की बाध्यता किसी भी प्रकार से बेगार से कम नहीं है, यानी कि आर्थिक परिस्थितियों का कंपल्सन भी एक तरीके से फोर्स्ड लेबर है, जहां पर कि व्यक्ति को मजबूरन श्रम करना पड़ता है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। आर्टिकल में आगे यह कहा गया है कि पूंजी के पक्ष में हमारे समाज में एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, यानी एक संरचनात्मक असमानता है। पूंजी को हमेशा श्रम के ऊपर फेवर मिलता है, श्रम के ऊपर उसे प्राथमिकता मिलती है। पूंजी का वर्चस्व बाजार में ज़्यादा होता है, पूंजी की शक्ति ज़्यादा होती है बाजार में श्रम की तुलना में, श्रमिकों की तुलना में, जिससे कि यूनिलैटरल टर्म सेटिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल में जो शर्त होते हैं, नियम होते हैं, वर्कर के और एम्प्लॉयर के जो रिलेशनशिप होते हैं वह यूनिलैटरल होते हैं, एक पक्षीय होते हैं, यानी कि उसे हमेशा पूंजीपति के द्वारा ज़्यादातर मामलों में तय किया जाता है। तो यह एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, संरचनात्मक असमानता है। और खासकर अभी के समय जब गिग इकॉनमी, कार्यों के कैजुअलाइजेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर और रोजगार की स्थिति खराब होती जा रही है, इसमें यह जो शक्ति की असमानता है और भी ज़्यादा अधिक हो गई है, बढ़ गई है। क्योंकि हम जानते हैं गिग इकॉनमी में एक प्रकार से फिक्स्ड लेबर कंडीशन नहीं होता, एक तय या निश्चित जो श्रम की शर्तें हैं वो नहीं होती, कई बार सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते लोगों को। कैजुअलाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें नियमित जो श्रम है, जो रेगुलराइज्ड लेबर है, नियमित श्रमिकों को जो लाभ मिलता है वो कैजुअल लेबर को नहीं मिलता। और रोजगार की जो घटती स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का बढ़ता दर है, वैसे में लोगों का जो बार्गेनिंग पावर होता है, लोगों के मोल जोल करने की जो बाजार में क्षमता होती है श्रमिकों की, वह कम हो जाती है। और कैपिटल, पूंजी के बीच में और श्रमिक के बीच में जो शक्ति का असंतुलन और असमानता है वह और ज़्यादा बढ़ जाता है। आर्टिकल में बताया गया है कि श्रम कानूनों का लक्ष्य हमेशा इसी प्रकार के शक्ति के असंतुलन को कम करना रहा है। अभी वर्तमान में भारत में श्रम कानूनों की क्या स्थिति है उसके ऊपर आर्टिकल पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इसमें थोड़ा आलोचनात्मक रूप अपनाया गया है कि भारत में जो श्रम कानून का संरचना है उसे कई आयामों में उसकी आलोचना की जा सकती है। सबसे पहले तो कि ऐसे कानूनों से एक लेबर ब्यूरोक्रेसी यानी कि श्रम नौकरशाही सृजित हो गई है, जिसमें कि भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। लेबर ब्यूरोक्रेसी का तात्पर्य होता है जैसे कि श्रम कानून के माध्यम से कई श्रम विभाग बनाए जाते हैं, श्रम विभाग को कई मामले आवंटित किए जाते हैं, उनके दायित्व होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, जिससे कि एक लेबर ब्यूरोक्रेसी यानी उन लेबर कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए ऑफिशियल्स का एक पूरा संरचना, एक तंत्र होता है, जो कि श्रम नौकरशाही के रूप में आप उसे समझ सकते हैं। तो भारत में श्रम कानूनों से एक ऐसे लेबर ब्यूरोक्रेसी का सृजन होता है जिसमें कि भ्रष्टाचार की संभावना काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा वाद विवाद जो निपटारा करने की व्यवस्था है श्रम कानूनों के अंदर, वो काफ़ी इनएफिशिएंट बताई गई है, उसमें दक्षता का अभाव है, काफ़ी डिले होता है और वह पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ होता है। साथ में यह भी बताया गया है कि इससे एक मल्टी टीयर स्ट्रक्चर यानी कि बहुस्तरीय संरचना का भी निर्माण होता है, यानी कि मल्टीपल लेवल्स होते हैं जहां पर कि ज़्यादातर आपको इनफॉर्मल या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर या संविदा पद के जो मजदूर हैं उनके लिए बहुत कम अधिकार होते हैं। ज़्यादातर अधिकार रेगुलर या नियमित श्रमिकों के लिए ही दिए गए हैं। तो इस मल्टी टीयर स्ट्रक्चर में अलग अलग वर्ग के मजदूरों के लिए अलग अलग अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि अनौपचारिक क्षेत्र और संविदा पर नियोजित किए गए मजदूरों को, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो हैं, उनके लिए बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। लेबर यूनियंस की एक आलोचना के रूप में, लेबर यूनियन जो होता है, जो श्रमिकों का संघ होता है, तो उसके संबंध में एक आलोचना यह की गई है कि वह कई बार अपने श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और का प्रतिनिधित्व न करते हुए वह उद्योग के प्रबंधन से यानी कि मैनेजमेंट से ही वो एकोमोडेशन कर लेते हैं, उनके साथ ही साठगांठ कर लेते हैं, जिससे कि उनके अपने जो लेबर्स हैं उनके हितों की सुरक्षा, संरक्षण उनकी कम हो पाती है। जिस तरीके से अभी नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति बहुत ही तेजी से बदल रही है, तो ऐसे में रोजगार के जो पुराने कंसेप्ट हैं
उनको भी लेकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक प्रकार से वह ऑब्सोलीट यानी कि पुराने पड़ गए हैं। अगर हम बात करें आज के समय में नए तरीके के रोजगार की, ऊबर ड्राइवर्स का अगर एग्जाम्पल लें तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म वर्कर्स का तात्पर्य होता है जो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं। तो अब आप इन्हें किस रूप से वर्गीकृत करेंगे? क्या ये अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, या फिर ये औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं? तो इस प्रकार के वर्गीकरण संबंधी भी कठिनाइयों के कारण अभी के समय में जिस प्रकार से कार्य का बदलता प्रकृति है, वह भी नई चुनौतियों को सामने ला रहा है श्रम कानूनों के संदर्भ में। राज्य सरकारों की अगर हम अभी बात करें तो कोविड-19 महामारी को मैनेज करने, उनका सामना करने के लिए और आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए कई राज्य सरकारों ने उद्योगों को छूट दिया है लेबर लॉज से। श्रम कानूनों से कई राज्य सरकारों ने उद्योगों को छूट दिया है, जो कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, ग्रॉसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसकी हमने चर्चा की कि कई बार सामाजिक आर्थिक भी बाध्यता फोर्स्ड लेबर के रूप में हम देख सकते हैं उसे। तो अभी के समय में जहाँ पर कि मजदूरों, श्रमिकों के ऊपर पहले से इतना इनकम का, आय का और अन्य सामाजिक दबाव है, वैसे में उद्योगों को इन श्रम कानूनों से छूट देना, इससे श्रमिकों के अधिकार और अधिक खंडित होते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। तो इस प्रकार से इसे एक असंवैधानिक पहल राज्य सरकारों के द्वारा बताया गया है। निष्कर्ष के रूप में इसमें यह समझ सकते हैं कि पूंजी के द्वारा जो आर्थिक शक्ति, पूंजी की जो आर्थिक शक्ति होती है, वो इस प्रकार के कदमों से, राज्य सरकारों के इस प्रकार के कदमों से उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रह पाएगा और किसी भी प्रकार के प्रस्तावित कानूनी बदलावों का जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य या फिर उसको मापने का जो पैमाना है, वह इक्वल फ्रीडम होना चाहिए, यानी समान रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो एक तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि इसमें राज्य सरकारों के द्वारा किए गए श्रम कानूनों को लेकर बदलाव को एक आलोचनात्मक तरीके से देखा गया है, जहां पर आपसे क्रिटिकली एनालाइज करके राज्य सरकारों के द्वारा महामारी के संदर्भ में या सामान्य समय में भी इंडस्ट्री और वर्कर्स के रिलेशन के बारे में, उद्योग और श्रमिकों के संबंध के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए आपके मुख्य परीक्षा के पेपर 3 में, सामान्य अध्ययन पेपर 3 में, इंडियन इंडस्ट्री में या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वहाँ पर आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं जहाँ पर कि आपको इंडस्ट्री और वर्कर, उद्योग और श्रमिकों दोनों के अधिकारों को संतुलित करने की बात करनी चाहिए। अगर हम पॉलिटी के संदर्भ में बात करें तो इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। राइट टू फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23, उसके इंटरप्रिटेशन को यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए। तो आप इस जानकारी का उपयोग पॉलिटी के पेपर 2 में भी, सामान्य अध्ययन पेपर 2 में भी कर सकते हैं, जहाँ पर कि मौलिक अधिकारों का एक जो विस्तृत दायरा है, उसके संदर्भ में यह एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। वर्तमान में किस प्रकार से लेबर का चरित्र भारत में बदल रहा है या वैश्विक स्तर पर बदल रहा है, श्रम की प्रकृति और उसका स्ट्रक्चर जो है बदल रहा है, जैसा हमने गिग इकॉनमी और कैजुअलाइजेशन के संदर्भ में चर्चा की, तो वहाँ पर आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को भी जोड़ते हुए इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। तो यह आपके पेपर 2 और पेपर 3 सामान्य अध्ययन के इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7, जिसमें कि राज्य सरकारों के ही कानून, श्रम कानूनों से संबंधित जो बदलाव लाए गए हैं उसके बारे में, उसके कानूनी पक्ष के ऊपर चर्चा की गई है। यह आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके राज्य सरकारों के इस पहल के कानूनी पक्ष के ऊपर प्रकाश डालता है। आइए इसे समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई राज्य सरकारों के द्वारा अपने श्रम कानून में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ के लेबर लॉज में उद्योगों को छूट दी है, उसमें बदलाव किया है। किस प्रकार के बदलाव हैं? अगर इन बदलावों की हम बात करें तो इसमें जो अधिकतम दैनिक कार्य की अवधि है, जो घंटे हैं, उसमें वृद्धि, उसमें एक्सटेंशन किया गया है। 8 घंटे से बढ़ाकर उसे 12 घंटा कर दिया गया है। और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1946 है, उसके ज़्यादातर प्रावधानों को सस्पेंड यानी निरस्त कर दिया गया है। श्रम कानूनों में राज्य सरकारों के द्वारा बदलाव लाकर कुछ राज्यों ने सभी श्रम कानूनों से 3 वर्ष तक अपने उद्योगों को छूट दी है। तो इस प्रकार से एक तरफ तो औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए यह कदम
सरकार के द्वारा लाए गए हैं। साथ ही एक पक्ष इसका यह भी माना जा रहा है कि ऐसे उद्योगों को राहत देकर श्रमिकों के रोजगार को, जॉब को भी संरक्षित सुरक्षित करने का प्रयास राज्य सरकारों के द्वारा किया गया है। परंतु अगर इसका हम आलोचनात्मक पक्ष देखें, आर्टिकल में जिसकी चर्चा की गई है एक महत्वपूर्ण प्रश्न की, क्या सफिशिएंट तरीके से परामर्श विमर्श करके इन बदलावों को लाया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ एक जो वैधानिक बदलाव की व्यवस्था है, लेजिस्लेटिव चेंज का जो एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है, तो उसमें एक परामर्श और विमर्श की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें कि सदन के अंदर और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में या फिर विधानसभा के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटीज होती है उसके माध्यम से जो वैधानिक बदलाव हैं वो लाए जाते हैं। उसके ऊपर विमर्श और अच्छा खासा डिबेट डिस्कशन होता है, तब जाकर कानूनी बदलाव किए जाते हैं। तो क्या वर्तमान में यह जो कानूनी बदलाव किए गए हैं इसके लिए पर्याप्त रूप से परामर्श राज्य सरकारों के द्वारा किया गया? उसके कानूनी और संवैधानिक पक्ष को इस आर्टिकल में विश्लेषण उसका किया गया है। इसमें बताया गया है कि संविधान राज्य के विधानसभाओं को और संसद को भी ऐसे कानून बनाने की अनुमति और प्राधिकार शक्ति देता है। ऐसे कानूनों में कुछ ऐसी भी व्यवस्था है कि राज्य सरकारें बाद में इसमें और ज़्यादा विस्तृत आवश्यकताओं संबंधी नियम को जोड़ सकती हैं। जैसे कि एक बार अगर कानूनी खाका या ढांचा उसका पारित हो गया सदन से, तो बाद में उसके डिटेल्स राज्य सरकार समय पड़ने पर उसको और ज़्यादा विस्तृत रूप से डिटेल कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम फैक्ट्री अधिनियम की बात करें तो इसमें सरकारों को यह शक्ति दी गई है कि वह इस कानून के इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों को पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे, मतलब सार्वजनिक आपातकाल के समय, आपात स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 3 महीने तक फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविज़न से छूट दे सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फैक्ट्रीज को प्रोविज़न ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट से फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अधिकतम समय अवधि तक। तो इस प्रकार के जो डिटेल जो उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो कानून में बाद में सरकार जोड़ सकती है, या कानूनों के ही द्वारा कानून में ही अंतर्निहित यह शक्ति जो है यह डेलीगेट कर दी जाती है पावर राज्य सरकारों को, जिसके द्वारा ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं। अब फैक्ट्री एक्ट की अगर बात करें तो पब्लिक इमरजेंसी यानी कि सार्वजनिक आपात की स्थिति को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है जहां पर कि देश के समक्ष सुरक्षा का गंभीर संकट हो, युद्ध की स्थिति हो, बाहरी अतिक्रमण आक्रमण हो या फिर आंतरिक गड़बड़ी हो, यानी इन परिस्थितियों में फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत जो पब्लिक इमरजेंसी वाला प्रावधान है वह लागू सरकार के द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल में बताया गया है कि हालांकि श्रम कानून में जो बदलाव लाए गए हैं वह कानूनी रूप से वैध हैं, परंतु उन्हें बिना किसी जांच पड़ताल के स्क्रूटनी के लाना उनके एप्रोप्रिएटनेस पर, यानी कि उनकी उपयुक्तता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वो कितने एप्रोप्रिएट हैं, कितने उपयुक्त हैं। और इसका वजह यह बताया गया है कि सार्वजनिक परामर्श, लोक परामर्श के एक रिगरस, बहुत ही कठिन प्रक्रिया के बाद कानून में बदलाव हमारे यहाँ लाया जाता है। उसकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, उसके ऊपर बहुत सारा डिबेट होता है, उसके ऊपर वाद परिचर्चा होता है सदन के अंदर, और उसके बाद इस प्रकार के कानूनी बदलाव लाए जाते हैं। संसद में अगर हम श्रम कानूनों के संबंध में बात करें तो लगभग 29 जो वर्तमान में श्रम कानून हैं उन्हें 4 कोड में फिर से रीऑर्गेनाइज यानी पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। और यह 4 कोड क्या क्या चीज़ से संबंधित होंगे? तो पहला जो है आपका वो वेजेस से रिलेटेड, वेतन से, श्रमिकों के वेतन से रिलेटेड। दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यानी कि सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे जो व्यावसायिक सुरक्षा है और स्वास्थ्य है उसको लेकर। तीसरा इंडस्ट्री रिलेशंस यानी औद्योगिक संबंध, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपको एम्प्लॉयर और श्रमिकों के बीच के संबंध परिभाषित होंगे। और चौथा सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा, कि श्रमिकों को क्या क्या सामाजिक सुरक्षा जो है वह आर्थिक या फिर उनके पेंशन बेनिफिट्स, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस प्रकार से परिभाषित होंगे, उसको 4 कोड के अंदर सरकार जो है मर्ज करेगी। वर्तमान में वह 29 अलग अलग कानूनों के द्वारा नियमित होते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो यह आवश्यक है कि वर्तमान के मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए, जो अभी महामारी का समय है, वैसे में सरकार को बहुत त्वरित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे में एक स्क्रूटनी की लंबी प्रक्रिया बिल्कुल ही इससे टाइम लगेगा, परंतु यह कोई कारण नहीं है जिससे कि जिसके चलते जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा की गई निगरानी या उनसे परामर्श
को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब उसको हटा दिया जाए, उसको इग्नोर करके और कानूनों के अंदर बदलाव ला दिए जाएं, यह भी जो है अप्रोप्रिएट स्टेप राज्य सरकारों के द्वारा नहीं है, यह उपयुक्त कदम नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि राज्यों के जो स्टेट के एक्शंस होते हैं, उनके द्वारा जो किए गए पहल होते हैं, कदम होते हैं, वह एक संसदीय लोकतंत्र में उनकी वैधता एक सतत निगरानी से आती है, कांस्टेंट ओवरसाइट, यानी कि अगर निगरानी बनी हुई है तो राज्य के वैसे कदमों को वैध माना जाता है एक संसदीय लोकतंत्र में, जहां पर कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा वैसे कदमों के ऊपर एक नियंत्रण और एक निगरानी हमेशा से बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में सुझाव यह दिया गया है कि संसद और राज्य के सदनों के द्वारा, राज्य के विधानसभाओं, विधान परिषदों के द्वारा ऐसे तरीके निकाले जाने चाहिए ताकि इन प्रस्तावित बदलावों को लाने के लिए सदन आपस में मिले, सदन की बैठक हो और ऐसे बदलावों का परीक्षण किया जा सके। तो अभी जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई दूसरे देशों में भी इस प्रकार के लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, वैधानिक जो गतिविधियां हैं, कार्य हैं, उनको किया जा रहा है। तो भारत में भी संसद और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वह इस प्रकार से आपस में बैठक करने का डिजिटल माध्यम से इस प्रकार का उपाय निकाल सकते हैं, या अगर भौतिक रूप से भी बैठक करने का कोई उपाय हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग को, भौतिक दूरी को मेंटेन करते हुए, तो उन्हें करना चाहिए। और प्रस्तावित बदलाव जो है उनका परीक्षण भी होना चाहिए। बिना परीक्षण के राज्य सरकारों के द्वारा एक पक्षीय पहल या कदम नहीं उठाने जाने चाहिए। तो यह इस आर्टिकल में इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो मुख्यतः इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में एक कांस्टेंट ओवरसाइट, एक सतत निगरानी और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्क्रूटनी के महत्व को, उनके द्वारा दिए गए परामर्श विमर्श के महत्व को दर्शाया गया है। यह आपके सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कि आपको पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में जो टॉपिक है, जो संसद के या लेजिस्लेचर्स के महत्व को लेकर, कि कानून के निर्माण में, लॉ मेकिंग में उनकी क्या भूमिका होती है, और आपातकाल के भी समय आपको किन संसदीय मर्यादाओं का, संसदीय आदर्शों का पालन करना है किसी भी कानून में बदलाव लाने के लिए, तो उस संदर्भ में आप इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं वैसे संबंधित प्रश्न में, पॉलिटी के पेपर में। इस प्रकार से यह आपका आर्टिकल जो है यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं पेज नंबर 7 पर ही राज्यसभा की ज़रूरत को लेकर, कि राज्यसभा जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसमें भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के द्वारा यह लेख लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा को एक दूसरे सदन के रूप में, जो राज्यसभा का प्रस्ताव था उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या डिबेट्स हुए थे और अभी राज्यसभा की कितनी प्रासंगिकता है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आया और इसके प्रथम सत्र का आयोजन उसी वर्ष 13 मई को किया गया, यानी इसका पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। एक प्रकार से 68 साल राज्यसभा के अस्तित्व में आए हुए हो चुके हैं। तो एक बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल का मतलब होता है जहाँ पर 2 सदन हो, जहाँ पर कि केंद्रीय विधायिका में 2 सदन हो। तो एक बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है देश के लिए, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा परिचर्चा जो है, वाद विवाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई। जैसा हम जानते हैं कि भारत का जो केंद्रीय जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से अस्तित्व में आया, और जहाँ पर एक बाईकैमरल लेजिस्लेचर की, 2 स्तरीय विधायिका की उसमें व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें 60 सदस्य होते थे और एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें कि 145 सदस्य होते थे। तो यह व्यवस्था आपको 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर की गई थी। तो काउंसिल ऑफ स्टेट आपका, अगर ऐसे समझें तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से के अंदर इसकी व्यवस्था थी और वह अस्तित्व में आया था। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में राज्यसभा जो है वह 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आया था। यह 2 फर्क समझना जरूरी है। यह ब्रिटिश काल के समय काउंसिल ऑफ स्टेट था, और यह आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जब हमने अपने संसदीय प्रणाली की स्थापना की
तो राज्यसभा का अस्तित्व 3 अप्रैल 1952 को आया। अगर हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत स्थापित हुआ था, तो उसकी सदस्यता और उसमें जो वोट करने संबंधित नियम थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंधित थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव थे, सभी के लिए ओपन नहीं थे। सिर्फ इसमें जो अमीर भूस्वामी होते थे या कारोबारी होते थे या फिर वैसे जिन्हें की लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस था, वो ही काउंसिल ऑफ स्टेट में इंटर कर सकते थे, इसके सदस्य हो सकते थे। यानी कि अमीर भूस्वामी, लैंड ऑनर्स, मर्चेंट्स, कारोबारी और साथ ही जिनका के विधायिक अनुभव था, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस था। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को काउंसिल ऑफ स्टेट के चुनाव संबंधित चुनाव में वोट देने का मतदान करने का अधिकार नहीं था, ना ही इसकी सदस्यता को वे हासिल कर सकती थी। तो यह सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड, जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान से समझना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बाई कैमरलिज्म और फेडरलिज्म यानी संघवाद के साथ बाई कैमरलिज्म, एक दो स्तरीय संसदीय व्यवस्था की दोनों के बीच में लिंक की बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि बाई कैमरलिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि दो अलग अलग रूप से यानी दो मतलब भिन्न रूप से स्थापित चैम्बर्स यानी कि संसद के सदनों को आपस में वे सहमति कर कानून निर्माण का कार्य करते हैं, कानून निर्माण या उसमें बदलाव का कार्य करते हैं, जहाँ पर कि संसद के दो सदन आपसी सहमति से कानून के निर्माण और उसके बदलाव का कार्य करते हैं। वैसे सिद्धांत को बाई कैमरलिज्म कहते हैं। अगर हम इसके थोड़े बैकग्राउंड की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो बाई कैमरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो ये 1787 में ऑपरेशन में आया। यानी कि 1787 में यह कह सकते हैं कि किसी लोकतंत्र में यह क्रियान्वित हुआ, जहां पर कि जब यूएस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अपने संविधान को लागू किया गया। तो यह जो द्विसदन बाईकैमरलिज्म की का जो प्रिंसिपल है, यह 1787 में अमेरिका के द्वारा अपने संविधान को अंगीकृत करने के बाद लागू होता दिखता है। वर्तमान में विश्व के 79 पार्लियामेंट्स में यानी कि 79 संसदों में द्विसदन की व्यवस्था है, वे बाईकैमरल हैं। तो एक प्रकार से 41% जो है वर्ल्ड के पार्लियामेंट्स बाईकैमरल हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जिसका कि आप उल्लेख अपने पेपर 2 मेंस परीक्षा में, जब आप भारत के संसद की या विधायिका की चर्चा करेंगे, उसके बाईकैमरल स्ट्रक्चर की, वहाँ पे कर सकते हैं। या फिर विश्व के संविधान और भारत के संविधान से तुलना का भी एक टॉपिक सामान्य अध्ययन पेपर 2 में है, तो वहाँ पर आप तुलनात्मक रूप से इस आंकड़े का उपयोग कर सकते हैं तुलनात्मक विश्लेषण में, कि बाईकैमरल स्ट्रक्चर जो द्विसदनीय व्यवस्था भारत में है, तो वैसी व्यवस्था विश्व के 41% संसदों में भी है। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, तो फेडरलिज्म यह क्या सिद्धांत है जिसमें कि राज्य आपस में मिलकर किसी एक केंद्रीय प्राधिकार को, एक सेंट्रल अथॉरिटी को कानून बनाने की शक्तियां दे देता है। यानी कि कई राज्य आपस में मिलकर एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक केंद्रीय व्यवस्था को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं, उसे फेडरलिज्म कहते हैं। परंतु आर्टिकल में बताया गया है कि जो आधुनिक संघवाद है यह ज़्यादा जटिल है, यह इतना सरल नहीं है, क्योंकि जो राज्य होते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक विविधताएं जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट की, यानी जो घटक हैं संघ के, उनकी काफ़ी अलग होती है। तो ऐसे में आधुनिक काल में फेडरलिज्म संघवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल सिद्धांत के रूप में उभरा है। अब अगर हम द्विसदन व्यवस्था की बात करें और संघवाद की बात करें, तो यह कैसे एक दूसरे से यह जुड़े हुए हैं, या इस प्रकार से जुड़े हुए हैं क्योंकि किसी भी संघ के जो संघीय, किसी भी राष्ट्र के संघीय चरित्र को एक बाईकैमरल लेजिस्लेचर से आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है, एक द्विसदन विधायिका से आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर हम सेकेंड चैम्बर की यानी कि ऊपरी सदन या द्वितीय सदन की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो इससे एक प्रकार से मतलब रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन की, यानी जनता के राय को एक बार फिर से सेकेंड और रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन उसके ऊपर करने का मौका मिलता है। सेकेंड और रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन का तात्पर्य है कि एक बार कानून जब निचली सदन में बना, पास हुआ, तो उसके ऊपर दोबारा से पुनर्विचार करने का और एक प्रकार से उसके गहराई में जाकर उसकी अभिव्यक्तियों को, उसके सिद्धांतों को फिर से
उसके ऊपर पुनर्विचार करने का मौका सेकेंड चैम्बर में मिलता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा की एक महत्व यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही सडन पैशंस के इम्पल्सेस को, यानी कि एकाएक जो बदलाव लाने की अभिवृत्ति, बहुत तेज अभिवृत्ति होती है, एक पैशन होता है कि तुरंत में बदलाव ला दिया जाए कानून के माध्यम से, तो वैसी प्रवृत्तियों के ऊपर भी यह नियंत्रण लाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी जिस रूलिंग पार्टी की होती है उसकी सरकार होती है, तो वैसे में जन आकांक्षाओं की त्वरित पूर्ति करने के लिए वैसे पैशंस आते हैं सत्ताधारी दल के द्वारा, जिसमें कि कानून के अंदर बदलाव लाने की बात तुरंत होती है कि जन आकांक्षाओं की तुरंत जो है पूर्ति कर दी जाए। तो वैसे जो है मतलब कि टेंडेंसीज को नियंत्रण करने के लिए, रोकने के लिए भी सेकेंड चैम्बर की आवश्यकता है। फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क के द्वारा यह कथन कहा गया था कि अगर लेजिस्लेटिव बॉडीज दो हिस्से में होती हैं तो उसका एक फायदा यह होता है कि वह परस्पर, मतलब यह उन दोनों के लिए एक प्रिविलेज है, उनका अधिकार है कि वह एक दूसरे के द्वारा पारित किए गए कानूनों को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यह कथन जो है यह मॉन्टेस्क के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच दार्शनिक थे, उनके द्वारा बात यह कही गई थी। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स की बात करें, संविधान सभा के परिचर्चा की बात करें, तो राज्यसभा के जो विरुद्ध आर्गुमेंट दिए गए थे वो क्या थे। यह कहा गया था कि आवश्यक नहीं है, निचले सदन से ही कानून बनाने का कार्य पूरा हो सकता है, और यह साम्राज्यवाद का एक सृजन है, यानी यह एक साम्राज्यवादी क्रिएशन है। और दूसरा आर्गुमेंट इसके विरुद्ध में यह दिया गया था कि इससे क्विक लॉ मेकिंग में, यानी तुरंत कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा आएगी। कुछ ऐसे भी सदस्य थे जिन्होंने यह कहा कि ऊपरी सदन को निचले सदन के समकक्ष कानून बनाने की शक्तियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि निचला सदन जो होता है वह सीधा जनता के जनप्रतिनिधि चुन कर आते हैं वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन से, और उनका जो कानून बनाने को लेकर शक्तियां हैं, तो ऊपरी सदन की शक्तियां निचले सदन के समकक्ष नहीं होनी चाहिए। तो यह कुछ जो आर्गुमेंट्स हैं, यह जो कुछ इसमें तर्क दिए गए थे राज्यसभा के विरुद्ध में। आर्टिकल में आगे यह लिखा गया है कि जो राज्यसभा के पक्ष में तर्क दिए गए थे वो यह थे कि यह एक एलिमेंट ऑफ सॉवरिटी इंट्रोड्यूस करता है। सॉवरिटी का तात्पर्य होता है किसी चीज को शांति से, संतुलन के साथ, परिपक्वता के साथ समझना। तो यह कानून बनाने की प्रक्रिया में एक प्रकार से परिपक्वता को लाता है, और साथ ही एक सेकेंड थॉट लाता है। सेकेंड थॉट मतलब एक बार अगर कानून निचले सदन से पास कर दिया गया तो दोबारा उसके ऊपर पुनर्विचार करने का जो एक विकल्प है वह दूसरे सदन में मिलता है, जिससे कि, और इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जो घटक इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो घटक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी यह एक मजबूत आवाज दूसरे सदन में मिलता है। तो यह इसमें लाभ जो है वह राज्यसभा के पक्ष में बताए गए हैं। इसके साथ क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण लोग सदस्य के रूप में होते हैं समाज के, तो लोगों की प्रतिभा और उनके जीनियस को, उनके टैलेंट को भी एक मौका मिलता है कि वह कानून बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें, और इसके साथ ही जो त्वरित कानून बनाने की प्रक्रिया है उसके ऊपर भी एक नियंत्रण लगता है। यह कुछ महत्वपूर्ण आर्गुमेंट राज्यसभा के पक्ष में दिए गए हैं। इसके साथ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर डिग्निफाइड डिबेट, यानी कि सम्मानजनक वाद विवाद परिचर्चा भी संभव हो पाता है। तो यह आपको राज्यसभा के पक्ष में जो आर्गुमेंट दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में इस आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है। रोल ऑफ अपर हाउस की बात करें, अगर ऊपरी सदन के भूमिका की बात करें, तो यह एक डेलिबरेटिव बॉडी भी है। यह मात्र कानून बनाने का सदन नहीं है, यह किसी भी या कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर एक विचार करने का भी यह एक सदन है, जहां पर की व्यापक परिचर्चा और परिपक्व परिचर्चा कई मुद्दों पर होती है। इसके साथ ही जो निर्वाचित सदन है, यानी कि जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसमें फिकलनेस और पैशन को, उसमें किसी भी चीज को लेकर एक तेजी की जो भावना, एक जो प्रवृत्ति होती है, उसको भी संतुलित करने का भूमिका जो है वो अपर हाउस का है। तो आप इस संदर्भ में यह आर्टिकल को देख सकते हैं, या आपके पॉलिटी सामान्य अध्ययन पेपर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें कि राज्यसभा के बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। यह सारी जानकारी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पॉइंट के रूप में पूछी जा सकती है। और जैसा हमने भी दोबारा भी चर्चा किया, इसके संरचना के बारे में, ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में, और इसके कौन सदस्य हो सकते हैं, महिलाओं के क्या
क्या अधिकार थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर स्थापित किया गया था। तो यह सब आपसे प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीधा आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है वो है बाइकैमरलिज्म और फेडरलिज्म के बीच का संबंध, यानी कि द्विसदन व्यवस्था और संघवाद के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल में बाइकैमरलिज्म के सिद्धांत को और संघवाद के सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। आप यहाँ से इस परिभाषा को सीधे रूप से अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। आगे चलकर दोनों के बीच में इसे संबंध भी बताया गया है और कुछ दार्शनिकों के भी इसमें मत को उजागर किया गया है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज के दो हिस्से में होने का क्या लाभ होता है। तो कुछ इसमें फिलोसफर्स के भी आइडियाज को दिया गया है। वो अगर आप चाहें तो दर्शन शास्त्र के सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी, सामाजिक राजनीतिक दर्शन में शामिल कर सकते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि सामान्य अध्ययन के उत्तर में बहुत अधिक दार्शनिकों का जिक्र ना हो, जहाँ पर अति आवश्यक हो वहीं पर उनका जिक्र किया जाए। और इसमें संविधान सभा के डिबेट्स में जो राज्यसभा के पक्ष और विपक्ष में आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, आप सीधा सीधा अगर यह प्रश्न आपसे पेपर 2 में पॉलिटी में पूछा जाए कि राज्यसभा की प्रासंगिकता के ऊपर समालोचनात्मक चर्चा करिए, क्रिटिकली डिस्कस करिए, तो आप उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में आर्गूमेंट्स जो है वो यहाँ से लेकर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपर हाउस की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह आपके सामान्य अध्ययन पॉलिटी के पेपर 2 से यह सीधे रूप से जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पेज नंबर 30 पर, जो कि ई प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मंडी के बारे में है। और अभी लॉकडाउन के बाद के समय में किस प्रकार से यह एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के ट्रेडिंग के लिए आर्थिक उत्पादों के कारोबार में यह अपनी भूमिका निभा रहा है, किसानों को लाभ पहुंचा रहा है, व्यापारियों को, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लॉकडाउन के बाद की स्थिति में ई प्लेटफॉर्म जो कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें लगभग 65% भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। यानी कि ई नाम के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि कृषि उत्पादों का कारोबार और व्यापार किया जाता है। तो कोविड-19 की स्थिति में जहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर कि परिवहन एक तरीके से बाधित है, किसानों को भी अपने सामान को मंडी तक, उत्पादों को मंडी तक पहुँचाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ती दिखी है। इसमें यह आंकड़ा बताया गया है कि जो इससे जुड़े हुए मंडी हैं, यानी कि होलसेल मार्केट जो हैं, उनकी संख्या में 65% की वृद्धि हुई है। अब जाकर लगभग 962 मंडी 962 होलसेल मार्केट्स ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़े हैं, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे 65% की वृद्धि देखी गई है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से किसानों को और व्यापारियों को एक विकल्प मिलता है ऐसे समय पे जहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट में बाधा है, जहाँ परिवहन में डिसरप्शन है और भौतिक दूरी, आपसी दूरी बनाए रखने के नियम के कारण भी फिजिकल मंडीज में, मतलब भौतिक मंडियों में जाकर, मंडी में जाकर वहाँ व्यापार करना, थोड़ा सा कारोबार करना कठिन हो गया है। तो ऐसे में इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स की प्रासंगिकता, महत्व और बढ़ जाती है। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, इसे 2016 में, अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कारोबार पोर्टल है, कारोबार व्यापार पोर्टल है, जिसमें कि मंडी का नेटवर्क है, यानी देश भर में स्थित APMC द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पाद विपणन समिति के द्वारा जो कृषि मंडियों का संचालन होता है, तो वैसे मंडियों का एक नेटवर्क इस इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पर बनाया गया है। इसका लक्ष्य पूरे देश भर में एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करना है। यह वास्तविक समय में किसानों को प्राइस डिस्कवरी, यानी कि उन्हें उनके उत्पादों के का उचित मूल्य बताता है, जो कि उस समय के मांग और आपूर्ति के ऊपर आधारित होता है। यानी उस समय किसी उत्पाद के की मांग और उसकी सप्लाई कितनी है, उसके आधार पे वास्तविक समय में, रियल टाइम में जो उसका कीमत है उस कृषि उत्पाद का, यह किसानों को बतलाता है, जिससे कि किसानों को बेचने संबंधी, यानी कि सेल करने संबंधी निर्णय लेने में आसानी होती है। और कारोबारियों को भी किसी भी वस्तु या उत्पाद के मांग के उतार और चढ़ाव
को प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है। तो एक प्रकार से इसमें कारोबार करने में किसानों और कारोबारियों दोनों को लाभ मिलता है। लेकिन ई नाम का जो प्रोग्रेस है वो स्लो रहा है, यानी कि इसमें इसकी प्रगति जो है वो धीमी रही है। इसके कुछ कारण बताए गए हैं आर्टिकल में। यह कहा गया है कि कई राज्यों के द्वारा अपने एपीएमसी एक्ट्स को संशोधित नहीं किया गया, अमेंड नहीं किया गया, जिसके कारण कि ई नाम से उन्हें जुड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरा वजह यह बताया गया है कि कई ऐसे किसान हैं जो कि सहकारियों के सदस्य नहीं हैं, जिसके कारण कि ऑनलाइन बायर्स के लिए, ऑनलाइन बायर्स जैसा हम जानते हैं कि वो बल्क में अच्छी खासी मात्रा में उत्पादों की खरीद करते हैं, तो वैसे बायर्स को आकर्षित करने के लिए मतलब किसानों का सहकारी संघों का सदस्य होना आवश्यक है, तभी जाकर वह एक बल्क में अपने सामान को ऑनलाइन बायर्स को, ऑनलाइन खरीदारों को बेच पाएंगे। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो कि सहकारी संघों के सदस्य नहीं हैं, जिसके कारण कि उन्हें बल्क में अपने उत्पाद को ऑनलाइन खरीदारों को बेच पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसी मंडी हैं जिनके पास की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य आधारभूत संरचना का अभाव है, जिसके कारण वह इस प्लेटफॉर्म का अधिकाधिक लाभ जो है नहीं ले पाते। यानी उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा जो संबंधित ढांचा चाहिए इस प्लेटफॉर्म का लाभ लेने के लिए, उसका अभाव है। लॉकडाउन की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन से संबंधित हर्डल्स को, कुछ जो इसकी बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ई नैम के पोटेंशियल को पहचाना गया है। केंद्र सरकार ने ई नैम के संभावना को पहचानते हुए इसके अंदर अप्रैल महीने में कुछ और फीचर्स, महत्वपूर्ण फीचर्स इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि एक व्यापार करने का, इसमें ट्रेड करने का मॉड्यूल ऐड किया गया है, जिसके अंदर की कृषक उत्पादक संगठनों को, एफपीओ को यह सुविधा दी गई है कि वह अपने उत्पादों को कलेक्शन सेंटर से सीधा वहाँ से ही कारोबार कर सकते हैं, उसे मंडी में लाने की आवश्यकता नहीं। मंडी में लाने के लिए उन्हें किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे समाप्त करने के लिए जो कलेक्शन सेंटर्स होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, कृषक उत्पादक संगठनों का, तो कलेक्शन सेंटर से ही उसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो यह एक इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया है। साथ ही वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल, वेयर हाउस का तात्पर्य होता है जहाँ पर कि कृषि उत्पाद स्टोर करके, भंडार करके रखे जाते हैं, तो वेयर हाउस से भी उनके ट्रेडिंग की व्यवस्था संबंधित मॉड्यूल इसमें अप्रैल महीने में ऐड किया गया है। एक अगर हम लॉजिस्टिक मॉड्यूल की बात करें, यह एक महत्वपूर्ण फीचर है जो इसमें ऐड किया गया है, जहाँ पर कि यूजर्स के लिए, उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसे परिवहन व्यवस्था की सुविधा दी गई है जिसमें कि वह ट्रकों को, जिसमें उनका माल जाएगा, आप उन ट्रकों को वो ट्रैक कर सकते हैं। तो यह ट्रैकेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की भी व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है। यह इसमें फीचर्स लॉकडाउन के बाद के महीने में अप्रैल में जोड़े गए हैं। वर्तमान में अगर देखें तो इसका यूजर बेस जो है भारत में लगभग 1.66 करोड़ किसान ही, 1.66 करोड़ फार्मर ही इससे जुड़े हैं, ई नाम से जुड़े हैं। और कारोबारियों की अगर बात करें, व्यापारियों की, तो लगभग 1.3 लाख व्यापारी ई नाम प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जबकि भारत में 13 करोड़ किसान हैं। तो एक तरीके से देखें कि 13 करोड़ किसानों में मात्र 1.66 करोड़ किसान ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यानी इसका यूजर बेस जो है वो बहुत ही कम है। परंतु एक उत्साहजनक बात यह है कि लगभग 1000 कृषक उत्पादक, किसान उत्पादक संगठन जो हैं इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए हैं। यह एक उत्साहजनक संकेत है कि एफपीओज के बीच में इसकी स्वीकार्यता और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो यह आर्टिकल आपके पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ ही कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, कृषि बाजार से संबंधित है। एपीएमसी के बारे में पिछले भी कुछ परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो एपीएमसी के सुधार से भी संबंध में आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। ई नाम से सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पर इन बिंदुओं का जिक्र कर सकते हैं, जैसा कि इसमें पॉइंट वाइज बताया गया है कि ई नाम की लोकप्रियता कम क्यों है, प्रोग्रेस धीमी क्यों रही है, और इसमें क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। तो यह मेंस में आपसे सीधा प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि ई नाम क्या है, उससे क्या लाभ मिलता है, अभी के इकोनॉमिक डिसरप्शन के टाइम पे